वेलकम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन खैरियत से होंगे। और इसके बाद इससे पहले कि मैं एक नया टॉपिक जो है वो एसे राइटिंग का शुरू करूँ, ये एसे राइटिंग का जो क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स का आता है और इसमें आपको एक आउटलाइन दी जाती है कि जिससे आपने अपना एसे जो है स्टार्ट करना होता है। लेकिन इससे पहले वो स्टूडेंट या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं एसे राइटिंग से। तो एसे राइटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आउटलाइंस के साथ आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं। एसे राइटिंग एक बैलेंस्ड और इफेक्टिव राइटिंग का एक आर्ट है, ठीक है। नियर नॉलेज और एबिलिटी से इससे राइटिंग नहीं आती, बल्कि एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है। नॉलेज तो बहुत सारा होता है, एबिलिटी भी होती है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना ये एक फन है, ये आर्ट है। ये राइटर की काबिलियत और उसकी जो हकीकत की अक्कासी करता है। कोई टॉपिक आपने चूज करना है जो आपको अच्छा लगता है। आपको दो चॉइसेस दी जाती हैं बोर्ड के पेपर में, उनमें से जो भी आपको समझते हैं कि इस पे मेरी ग्रिप अच्छी है, कि इस पे मेरी मालूमात अच्छी है, तो उसको आपने चूज कर लेना है और उस पर लिखना शुरू कर देना है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक हो, ठीक है, कि द वन दैट वेरी फ्यू वुड चूज, कि एक ऐसा टॉपिक हो जिसको बहुत कम लोग चूज करें, सिलेक्ट करें, ठीक है, कि बिल्कुल यूनिक सा टॉपिक हो। दोनों में से जो भी आपको मुश्किल लगे या इजी लगे, ठीक है, आप उस पर लिखना शुरू कर दें। जो आप समझते हैं कि आप में इस पर मेरी ग्रिप अच्छी है, आप लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो टॉपिक कोई नया अगर होगा टॉपिक, तो ये समझे कि नसीम सुबह की जो हवा है उसका एक झोंका साबित होगा पढ़ने वाले के लिए, ठीक है। तो एग्जामिनर के लिए भी लाजमी सी बात है, ठीक है। ये एक नई हवा का झोंका होगा, ठीक है। हर टॉपिक एक से ज्यादा जो है डायमेंशन होती है, ठीक है, एस्पेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर वार जो है, जंग जो है, ये अमन की जो वैल्यू है उसको हाईलाइट करती है, उसको सामने लेके आती है। यहाँ भी दो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स जो है वो मैच भी कर सकते हैं। जिंदगी इकट्ठे रहने का नाम है, जो कोऑपरेशन पे बेस करती है, कोऑर्डिनेशन पे बेस करती है और कंप्रोमाइज पर बेस करती है। इंसान जो है एक सोशल एनिमल है और उस पर ये आर्ट लाजमन सीखना चाहिए। अगर वो इसको सीख जाता है, अगर वो इसको नहीं सीखता तो सोशल एनिमल है। अगर वो सीख जाता तो सोशल एनिमल है, वरना वो सिर्फ एनिमल ही, ठीक है। अब आपने देखना है कि कोटेशंस जो किसी हिस्से का जेवर होती, ठीक है, इक्वालिटी। चुनाचे आपने जो गुड कोटेशंस होती हैं वो फूलों की तरह होती हैं। जो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं, आपके जो मुहावरात होते हैं, उनको ये सजावट, उनके लिए सजावट का काम करते हैं। स्टूडेंट्स की कोई कोट तलाश करने की जो हैबिट होती है, आदत होती है, उसमें कोई भी वर्ड हो सकता है टाइटल का, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ आपको डिस्करेज कर दे या रिस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है ना। द वे टू यूज कोट्स, किस अंदाज से आपने इन कोटेशंस को, इन इक्वालिटी को इस्तेमाल करना है। कहते हैं कि मदरजा झैल में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मुनासिब जो कोटेशन होती हैं उनको, मुनासिब इक्वालिटी को सिलेक्ट करने की। मिसाल के तौर पर
آپ ایک ایسے لکھتے ہیں ا وزٹ ٹو اے میوزیم، میوزیم پر وزٹ کے حوالے سے آپ کو ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں کہ ٹاپکس ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں، ہمہ جہتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی کئی سمتیں ہوتی ہیں، کئی اطراف ہوتے ہیں، کئی ایسپیکٹس ہوتے ہیں۔ مختلف کوٹس جو ہے وہ مختلف ڈائمینشنز میں فٹ ہوتے ہیں ٹاپک کے، جو پہلو ہوتے ہیں، جو اطراف ہوتے ہیں، وہ ایک درخت کی برانچز کی طرح ہوتے ہیں، شاخوں کی طرح ہوتے ہیں، جو ایک ہی تنے سے نکلتی ہیں، ایک ہی اسٹیم سے نکلتی ہیں، لیکن ہر طرف پھیلتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح کوٹیشنز یہ وزٹ ٹو دا میوزیم والے ٹاپک میں کام کرتے ہیں۔ اب درس ذیل میں آپ کو لیٹ سے کہ ایگزام میں ایک آؤٹ لائن دے دی گئی ہے، چینج آ جاتا ہے وزٹ ٹو میوزیم میں۔ سب سے پہلے چینج کا ایک ہنٹ آپ کو دے دیتا ہے ایگزامینر، ٹرینڈ آف وزٹس کا ہنٹ دے دیتا ہے، ٹریولنگ کا ہنٹ دے دیتا ہے، جائے کا ہنٹ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہسٹری کا دے دیتا ہے، ایولیوشن کا دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، میموریز کا ہنٹ دے دیتا ہے۔ اس باؤنڈری کے اندر رہ کر آپ نے ایسے کو ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وزٹ ٹو اے میوزیم ایک عجائب گھر کی سیر، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ لکھنے اب کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح کوٹیشن جو ہے کسی ٹاپک کو ڈیولپ کرتی ہیں، اس کو آگے فردر بڑھاتی ہیں، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس طرح جو کوٹس ہوتی ہیں اس ٹاپک کے اندر فٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہم نے اس کا راستہ ہموار کر لیا ہوتا ہے اس کے لیے۔ چلو ایک ایک کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ چلو ایولیوشن سے شروع کر دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں جی۔ کہتے ہیں لائف واز ناٹ آلویز دا وے اٹ از ٹوڈے، ہمیشہ زندگی ایسی نہیں تھی جیسی کہ آج ہے، ٹھیک ہے۔ ایولیوشن کیا ہوتا ہے؟ ارتقاء ہوتا ہے۔ ارتقاء کس کو کہتے ہیں کہ جناب ایک سے سٹارٹ ہوا، پھر 2 ہو گیا، پھر 3 ہو گیا، پھر 4 ہو گیا، پھر آگے شکلیں بدلتی چلی گئی 5 سے آنورڈ، ٹھیک ہے۔ اور بے شمار جو ہے وہ ارتقائی جو شکلوں سے یہ گزرتا ہے ایولیوشن کا پروسیس۔ میوزیم جو ہے وہ ہمیں یہ مدد کرنے میں، یہ جج کرنے میں، یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ وہ ارتقائی مراحل کیا تھے کہ جس سے انسان نے ترقی کی۔ ویسے کہ مشینز ہیں، پرانی مشین ہیں، پھر نئی آئی، پھر اس سے بیٹر، پھر اس سے بیٹر، تو یہ ارتقائی تبدیلیاں جو مشین میں آئی، ٹھیک ہے۔ روزا لکسمبرگ، اب یہ کوئی دانشور ہے جی، وہ کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ دوز who do not move، اب یہ اس کی کوٹیشن ہے، جو لوگ حرکت نہیں کرتے، do not notice their change، تو اپنی جو چینز ہیں، جو اپنا شجرہ نسب ہے اس کو دیکھتے نہیں، ٹھیک ہے، کہ کہاں سے چلے تھے اور کدھر آئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم موو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ میوزیم سے ریلیٹڈ ہے۔ چنانچہ لوگ جو ہے وہ جو ہرڈلز ہوتی ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جو کہ ان کے راستے میں، ان کی ترقی کے راستے میں پڑی ہوتی ہیں، جب تک کہ وہ کوشش نہیں کرتے حرکت کرنے کی۔ زندگی چلتی چلی جاتی ہے، اور در حقیقت جو انسان کا جو سروائیول ہے، انسان کا جو بچنا ہے، ٹھیک ہے، بقایا جو انسان کی، وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس طرح ہم بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ لیون
मैगिन्सन के अल्फाज में, लियोन सी मैगिन्सन के अल्फाज में, अब ये भी कोई दानिश्वर है कि इट इज नॉट द स्ट्रांगेस्ट आर द मोस्ट इंटेलिजेंट हु विल सर्वाइव बट दोज हु कैन बेस्ट मैनेज चेंज। तो उसने कहा जी सर्वाइव जरूरी नहीं है कि स्ट्रांग होना ही सर्वाइवल का जरिया हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई इंतहाई इंटेलिजेंट किस्म का बंदा हो वो सर्वाइव कर दे, ठीक है। बल्कि वो कहता है कि वो हो सकते हैं जो बदलते हुए हालात को बेहतरीन अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये कोरोना आ गया जी, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने तो हथियार डाल दिए, नहीं जी ये तो ऑनलाइन तो हो नहीं सकता, पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता जी। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी इसमें हथियार फेंक के साइड पे हो गए जी, साइड लाइन हो गए। बड़ी मतलब स्ट्रांग किस्म की नर्व्स रखने वाले, बड़े मतलब आप ये कह दें कि बड़ा अच्छा स्टेमिना था जिन स्टूडेंट्स का, ठीक है, जो डेली काम करते थे नॉर्मल लाइफ में। अब ये ज़रा सी चेंज आई है जी, ऑनलाइन होगी या स्टडीज़ होगी, इसमें वो चेंज को मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं कि जिन्होंने इस चेंज का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया, वो सामने आ गए। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, बड़े स्ट्रांग थे क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास में बड़े ही इंटेलिजेंट थे, वो तो गायब हो गए, सामने ही नहीं आ रहे। अब वो स्टूडेंट आ रहे हैं कि जो आप ये समझिए कि एवरेज स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो बढ़ के ऊपर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कि बेहतरीन अंदाज में उन्होंने चेंज को मैनेज कर लिया, ठीक है। ये जो स्ट्रांगेस्ट है और ये जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये तो इस कोरोना वाली चेंज को मैनेज नहीं कर सके। वैसे मैं बात कर रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पर, लेकिन कुछ ऐसे थे जो इसको बड़े अच्छे अंदाज से मैनेज करके और वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री का क्या ताल्लुक बनता है म्यूजियम से? म्यूजियम के अंदर हम देखते हैं, हम जिंदगी की फिलॉसफी को सीखते हैं, फलसफे को सीखते हैं, जो जिंदा और महसूस की जाने वाली मिसालों से जिनकी वजाहत होती है, ठीक है। हम ये भी सीखते हैं कि कौन से काम लोग करते रहे और उनके क्या रिजल्ट्स जनरेट होते रहे, लोगों ने क्या काम किए, क्या रिजल्ट्स हो। एक जैसा अमल होगा तो नतीजा भी एक जैसे ही होगा, ठीक है। सेम एक्शन सेम रिजल्ट, डिफरेंट एक्शन डिफरेंट रिजल्ट होगा, ठीक है। वो लोग जो तारीख से नहीं सीख सकते, उनको इसके दोहराने का उन पर अजाब जो मुसल्लत हो जाता है। ये कोटेशन है जॉर्ज सेंटायाना की, और ये भी म्यूजियम पर लागू होती है, ठीक है। अब डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करने का जो ट्रेंड है, जो रुझान है, वो अब उसका फुकतान होता जा रहा है, खत्म हो रहा है वो रुझान। लोगों की जिंदगियां स्टैटिक हो गई हैं, लोग अब ट्रैवलिंग कम करते हैं, जिंदगी एक मशीन बनती चली जा रही। लेकिन ये जो विजिट्स होती हैं बंदे को रिफ्रेश करती हैं, बंदे की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लेकर आते हैं, और हमारी ट्यूनिंग कर देती है कि हम और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएं, ठीक है। एक महकमे में लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, ठीक है, और मेरा एक जानने वाले बताते हैं कि गोरा उस महकमे को, एक अंग्रेज ऑफिसर जो उस महकमे को डील कर रहा था, वो कहता है जी मेरे वर्कर्स की जो एफिशिएंसी कोई नहीं है, एफिशिएंटली मेरे वर्कर्स काम नहीं करते। उसने कहा मेरी एक बात मान लो कि, उसने कहा जी बिल्कुल मानूंगा। उसने कहा
इनको 3 दिन के विजिट पे भेज दो मेरे साथ। वो उनको सवात ले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ कागान वगैरह घुमा फिरा के ले 3 दिन की छुट्टी की उन्होंने, कोई काम नहीं किया। वर्कर सारे के सारे विजिट पे चले गए। विजिट के बाद फ्रेश होके जब आए जहनी तौर पर, टेंशन वेंशन सारी खत्म हो गई, तो उन्होंने काम में एफिशिएंसी दिखानी शुरू कर दी। ठीक है, तो वो बॉस भी उनका हैरान रह गया कि ये क्या जादू है। ठीक है, लेकिन ये इन्हीं विजिट्स का जादू है कि कभी कभार इंसान को घूम फिर भी लेना चाहिए कि उससे माइंड इंसान का फ्रेश हो जाता है। तो जिंदगी अपनी रंगीनियां खो देती है जब इसके अंदर बोरियत जो रिंग करा जाती है। मोनोटनी बोरियत को कहते हैं, एक जैसी रूटीन, सेम रूटीन क्रीप होता है रिंग ना। ठीक है, आसान तरीन तरीका जिंदगी को रंगों से भरने का ये है कि उसके अंदर कोई तब्दीली, उसके तराजू में कोई तब्दीली लाई जाए। क्योंकि चेंज जो है, जो तब्दीली है, वो जिंदगी का मजा दोबाला कर देती है, जिंदगी का मिसाला है तब्दीली। ठीक है, जैसे इंडिया का मिसाला जो होता है वो टेस्ट को एनहांस करता है, इसी का तरह जो तब्दीली है, रूटीन से हटकर काम करना थोड़ा सा, तो वो जिंदगी का मिसाला बन जाता है, जिंदगी मजेदार हो जाती है। अच्छा, ट्रैवलिंग क्या है जी? कहते हैं कि रिमेंबर दैट हैप्पीनेस इज अ वे ऑफ ट्रैवल नॉट अ डेस्टिनेशन। याद रखिए कि जो खुशी है ये सफर करने का जरिया ना कि मंजिल है। रॉय एम गुडमैन की ये कोटेशन है। अब इस पे आपने बहस करनी है, एक और पैराग्राफ बना लेना है, जैसे हिस्ट्री है, द ट्रेंड ऑफ विजिटिंग है, लाइफ लूजेस मच ऑफ इट्स कलर। इन टॉपिक्स को आपने कोटेशंस लिखकर और एनहांस कर देना है। ये कोटेशंस आती कैसे? ये रीडिंग से आती है। द मोर यू रीड द मोर कोट्स यू गेट। या कोटेशन की बुक्स होती हैं, वो भी आप पढ़ लें, लेकिन वो कितनी कुछ आप करेंगे। बेसिकली तो ये जुबानी उन्हीं लोगों को याद होती है जो रीडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। जय है जी, आई हैव ड्रंकन अ डीप ऑफ जय। जय भी मिलता है विजिट करने से भी। ठीक है, तो मैंने एक बड़ा गहरा घूंट पिया है खुशी का। ठीक है, एंड आई विल टेस्ट नो अदर वाइन टुनाइट। ठीक है, तो आज की रात में कोई किसी किस्म का शराब जो है उसका जायका नहीं चखूंगा, क्योंकि खुशी का जायका मैंने चख लिया। अच्छा, एक और टॉपिक ले लेते हैं जी। अब ये तो मेन चीज़ें आपको बता दी थी, इसकी इनको थोड़ा सा इनके साथ कोटेशन भी लगा दी थी, ऑर्नामेंट्स लगा ली। बाकी इसको डिस्कशन करके आपने इस पर ऐसे खुद से लिखना है। ठीक है, नेट पे भी आपको इसका मटेरियल बेशुमार मिल जाएगा, विजिट टू अ म्यूजियम का। ठीक है, उससे भी आप देख लें, लेकिन ये कि कॉपी नहीं करना, अपने पास से लिखना है। अब एक और टॉपिक लेते हैं, इवल्स ऑफ वॉर को देख लेते हैं। तो अपने हिस्से को 3 हिस्सों में आपने तकसीम करना है, स्टार्ट में, मिडिल में और एंडिंग में लेके आना है। ठीक है, स्टार्ट में क्या होगा कि ये आपने याद रखना है कि हमेशा एक कीवर्ड होता है टाइटल के अंदर जो आपको उसकी जो सिमत है टॉपिक की उसको पकड़ने में मदद करता है। और इस टॉपिक में ईवल और वार जो ये कीवर्ड्स हैं, दोनों ही कीवर्ड हैं। एक कीवर्ड ईवल है और एक कीवर्ड वार है। ईवल्स के बारे में लिखना शुरू कर दें, उनकी वैरायटी क्या क्या होती है बुराइयों की, उनकी तबाहकुन ताकत को डिस्कस करना शुरू कर दें। इंसान के अंदर जो बुराई है वो क्या है, सोसाइटी के अंदर क्या बुराई है। ठीक है, इसको डिस्कस करें। और कीवर्ड के अपोजिट भी आप से भी शुरू कर सकते हैं, यूं भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि इस ईवल के मुकाबले में गुड को डिस्कस करना शुरू कर दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर पीस की जो वैल्यू है उसको डिस्कस करना शुरू कर दें ईवल की जगह पे, और फिर वार को डिस्कस करें जी। ठीक है, जो
अमन का इंतहाई बदतरीन दुश्मन है जंग, ठीक है। और इसकी जो जंगों की जो तारीख है, मुख्तसर तारीख है, उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने जो जो वो लड़ी गई और फिर उनसे जो तबाहियां हुई उनको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो स्टार्ट हो गया जी। मिडिल में आप ऐसे में क्या करते हैं, ये एक ऐसा हिस्सा है आपके हिस्से का जहां आप तफसीलात में जाते हैं। हर एक नया आइडिया एक नए पैराग्राफ से शुरू आपने करना है, ठीक है, ताकि ये पिछले पॉइंट में कहीं डूब ना जाए, गरकाब ना हो जाए। रेफरेंसेस बिल्कुल एक जैसे इवेंट्स के रेफरेंसेस भी, हवाला जात भी देने, कंट्रीज के हवाला जात देने, पर्सनैलिटीज़ के हवाला जात देने, माजी की या मौजूदा। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वार 1 के इवेंट्स को आपने उनका हवाला देना है। चंगेज़ खान जैसी पर्सनैलिटी जो है, हिटलर है, नेपोलियन है, हेलोबून खान है, हलाकू खान जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इन पर्सनैलिटीज़ का हवाला देंगे कि जंगों में इन लोगों ने कितनी कत्लो गारत की, कितना खून बहाया, कितनी तबाहियाँ और बर्बादियाँ की, ठीक है। इंसानियत को मिला क्या, ठीक है। कहते हैं कि जंग में ना किसी की फतह होती है ना शिकस्त होती है, हाँ एक चीज़ ज़रूर हारती है और वो इंसानियत हारती है। साइंटिफिक टॉपिक्स के हवाले से आप साइंटिस्ट का हवाला दे सकते हैं, थेरीज का हवाला दे सकते हैं, रिसर्चेस का हवाला दे सकते हैं, बुक्स का हवाला दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सूटेबल होती हैं। मिसाल के तौर पर एरिस्टोटल का हवाला दे सकते हैं, आइंस्टाइन का, न्यूटन का, डार्विन का, बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं, पास्चर और एंटीबायोटिक्स वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जी, ठीक है। ETC होना चाहिए जी, यहाँ मैंने वो लगाया नहीं, फुल स्टॉप लगा दिया था, इस वजह से इसने उसका कैपिटलाइज कर दिया। या जापान, अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को का हवाला आप दे सकते हैं। वर्ल्ड हीरोज जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, गांधी है, बाबर है, टीपू सुल्तान है, सलाउद्दीन है, तैमूर है, अब्दुल सत्तार है, मदर टेरेसा है, माओ है, ज़ेतुंग है, लेनिन है, नेल्सन मंडेला है, महातीर मोहम्मद है। इनको आप डिस्कस कर सकते हैं। वार में और पीस में आप इन लोगों को इनको डिस्कस कर सकते हैं, जो ऊपर पर्सनैलिटीज़ मैंने हीरोज़ दी, इन्होंने पीस के लिए बड़ा काम किया। वार के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तबाहियाँ फैलाई, ठीक है। तो पीस के लिए ये जो है ये पर्सनैलिटीज़ बहुत बड़ी, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी है, ठीक है। फिर आपने स्टेटिस्टिकल डाटा भी अगर इन टॉपिक्स के बारे में आपके पास है जी, वर्ल्ड वार 1 में कितने लोग मारे गए, कितनी तबाही हुई, फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन कितनी हुई, स्टॉक्स कितनी बैठी, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी जो है वो वहाँ किलिंग हुई, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई जी, ठीक है। डेथ्स फेमिन्स की वजह से कितनी हुई हैं, कहत की वजह से कितनी हुई हैं, बीमारियाँ कितनी फैली हैं, डिजास्टर्स तबाहियाँ कितनी हुई हैं, कैजुअलिटीज़ कितनी अमवात हुई हैं जंग की वजह से, मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी कम हो गई थी, ठीक है। इमोशनल और ग्राफिक डिस्क्रिप्शन भी आपने जहाँ मुमकिन हो वहाँ पे देना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ अगर हम यूँ लिखते हैं कि व्हेन बॉम्ब्स ब्लास्ट, अब ये आपके सामने जो है वो सारा ग्राफिक की शक्ल में ये पिक्चर बनती चली जाती है कि जब बम फटते थे तो वेविंग क्रॉप्स टर्न टू एशेस, तो लहलहाती फसलें राख का ढेर बन जाती थी, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती थी, गिर जाती थी, इंसानी आज़ाद जो है फिजा में बिखरे हुए थे और हर तरफ शोर वोगा की गूंज जो सुनाई दे रही थी, खून गटरों में और नालियों में बह रहा था, ठीक है। और आप ये कह दें कि धुएं ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। ये सारा जो है आपका एक किस्म का ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है वर्ल्ड का या वर्ल्ड वार का जी, ठीक है।
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ گرافک ڈسکرپشن ہے، اس کا میں بولڈ بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح کا بھی آپ ڈسکرپشن دے سکتے ہیں اپنے ایسے میں. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے تھنکرز تھے انہوں نے کیا کہا ہے، یا کسی بھی ٹاپک کے اسپیکٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کمنٹری دی ہے، کیا تبصرہ کیا ہے. جو کوٹیشنز ہیں وہ یا تو براہ راست یا بلا واسطہ ٹاپک سے متعلق ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایسی کوٹیشنز کا انتخاب کریں کہ جو ٹیل اباؤٹ دا سینکٹیٹی آف ہیومن لائف، انسانی زندگی کے تقدس کے بارے میں بتاتی ہیں. آپ وار اور پیس میں آپ نے یہ کوٹیشنز کوٹ کرنی. مین اور اینیمل کے درمیان ڈفرینس کو بتاتی ہیں، کے بارے میں بتاتی ہیں. جو اخلاقی اقدار ہیں اور سوشل رول ہے انسان کا، معاشرتی کردار اور جو مارل لاز ہیں، اخلاقی قوانین ہیں، ان کے بارے میں بتاتی ہیں. سائنس کا جو کردار ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں. امن کی کیا ویلیو ہے اس کے بارے میں وضاحت کرتی ہیں. اور جب بھی ممکن ہو، جہاں بھی ممکن ہو، تو پکچر کی دوسری سائڈ بھی آپ نے دکھانی ہے. کہتا ہے کہ سم ٹائمز وار از اے نیسیسری ایون، کبھی کبھار جنگ جو ہے ایک ضروری برائی بھی بن جاتی ہے. جنگیں انسان کے جو حقوق ہیں وہ بھی حاصل کرنے کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں، جیسا کہ کشمیر میں. اب یہ مسئلہ جنگ لڑے بغیر حل نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے. آخر اس پہ جنگ ہونی ہے. امن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے جا رہا ہے، ٹھیک. ڈیفرنس، قدر، احترام کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو امیڈیٹ ایفیکٹس ہیں، وار کے فوری جو اثرات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں، ان کو بھی سمجھنا ہے. اور بعد میں جو اثرات ہوتے ہیں وار کے زندگی کے مختلف شعبوں پر، ان کو بھی ذرا ڈسکس کرنا ہے. اکانومی کو ڈسکس کرنا ہے کہ اکانومی کی کیا، اکانومی کس طرح ڈسٹرب ہوتی ہے وار کے حوالے سے. جیسے امریکنس نے جب افغانستان میں اٹیک کیا، 40 کنٹریز نے مل کے اٹیک کیا، ٹھیک ہے. جنگ ہے نا، ایک بالکل آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ایک ایسی طاقت کے ساتھ جنگ ہوئی کہ جس کی نہ اپنی کرنسی کی کوئی ویلیو تھی، جن کے پاس نہ کوئی ماڈرن ویپنس تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. یہ سمجھیں کہ ایک قسم کے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے افغانستان کا، تو یہ سمجھیں کہ پتھر کے دور والوں کا مقابلہ کلاشنکوف کے دور والوں کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود وہ افغانستان بھی ان جو ماڈرن کنٹریز تھے، الٹرا ماڈرن کنٹریز تھے، 40 کنٹریز تھے، ایک کوalition تھی، ٹھیک ہے، ایک اتحاد تھا. افغانستان ان کے لیے بھی تارنے والا ثابت نہیں، آہستہ آہستہ سب وتھڈرا کرتے چلے گئے. اب امریکنز بھی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس سے نکلیں، اور بے شمار بینکس امریکہ کے بینکرپٹ ہو گئے، اکانومی ان کے پیچھے چلے گی. امریکہ نے اپنی اکانومی بہت زیادہ تباہ کی جنگوں میں، اسے ملا کچھ نہیں. وہ اتنی جنگیں اس نے کی، کوئی جنگ وہ جیتا نہیں. ویتنام میں بھی جنگ لڑ کے آخر جیت کوئی نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے. عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا چکے ہیں، کچھ نہیں ہوا جی، ٹھیک ہے. کراپس پہ کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، ڈیزیزز پہ کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں جنگ کے، پرابلمس کیا آتی ہیں، ہاسپٹلائزیشن کے حوالے سے، ہاسپٹلس کے حوالے سے کیا مسائل ہوتے ہیں. ایمپیٹیشنز، ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں انسانوں کے، ٹھیک ہے، کاٹنے پڑتے ہیں. بم بلاسٹ ہوئے، انگلی ٹوٹ گئی جی، بعض اوقات بیچ میں وہ جو ہے وہ اسی طرح کوئی آپ یہ کہتے ہیں کہ زخم خراب ہو گئے تو پھر یہ ایمپیٹیشن نیسیسری ہوگی. بزنس
तबाह होता है, एजुकेशन तबाह होती है, खौफ आता है, हारर आता है, दहशत आती है। तो इन में से किसी भी पहलू पर आप कोटेशंस भी देख सकते हैं, ठीक है, नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। हारर पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे, मोरल ऑफ नेशन पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, टेरर पे, हारर पे, बिजनेस पे, एजुकेशन पे, ठीक है, वॉर पे, पीस पर, ईवल पर, ठीक है। ये तो मिडल था। अब एंड कैसे करना है इस टॉपिक को, ये देखना है। कहता है कि सजेस्ट हाउ द विर्च्यू हेयर पीस कैन बी प्रोमोटेड एंड ईवल चेक्ड। अब आपने एंडिंग में कंक्लूड करना है कि अमन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, तरक्की दी जा सकती है। पूरी दुनिया में सारी इंसानियत चाहती है कि पूरी दुनिया में अमन है, कैसे इसको फैला सकते हैं और बुराई को कैसे रोका जा सकता है। और ये भी आपने सजेस्ट करना, तजवीज़ करना है कि मुख्तलिफ लोग ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टीचर्स क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, NGOs क्या कर सकती हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स क्या कर सकते हैं, मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है, ठीक है, बुराई को रोकने में और अच्छाई को फैलाने में। आपकी जो सजेशंस हैं वो लाजमन लॉजिकल हो, मंतकी हो, मॉरल हो, इखलाकी हो, मैच्योर हो, पुख्ता हो और काबिल अमल हो, प्रैक्टिकेबल। आप ऐसे को आप ये कह देंगे समराइज करते हुए भी एंड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट से एंड कर सकते हैं जो पहले से भी डिस्कस हो चुके हैं, उनसे डिफरेंट पॉइंट से, या किसी कोटेशन से, किसी इक्वालिटी से भी अपने ऐसे को एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे की एंडिंग हो सकती है। ये था ऐसे राइटिंग का आपका क्वेश्चन जो 12 मार्क्स का होता है। साथ आपको इसकी आउटलाइन दे दी जाती है जो कि एक बड़ी फैसिलिटी है। तो ये तकरीबन 250 वर्ड्स का ऐसे होता है पेपर में, देख लीजिएगा। मुझे शायद मैंने अभी मेरे ख्याल 250 वर्ड्स का ऐसे होता है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो वार एंड पीस पे ऐसे लिखने की कोशिश करनी है, एक असाइनमेंट मुझे दिखानी है। इसी तरह कोटेशंस ढूंढ के ना नेट से बीच में शामिल करनी है और मुझे ऐसे चेक कराना है। ये आपकी असाइनमेंट भी है। ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह।